जादुई ममता की छांव। बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया, न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तू शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है, कहाँ जाए? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था। एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो, बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना हैं। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है, मैं अकेली कितना खाऊंगी। मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेच दो, हमारे पास चलो। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों किसी पर बोझ बनूं?
मालकिन आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है, अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। सब सो रहे थे। बांकी कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांके के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांके ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है। मुझे छोड़ दो भाई। बांके ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांके को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई ये मेरी ही कोठी है। किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांके को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते। मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है। मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो। मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था।